जो कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है वो हिंदी क्लब के अंतर्गत कुछ एक्टिविटीज रखी गई हैं और उसको आप सब बैठ करके आज ऑब्जर्व करेंगे और इसके बाद इसी तरह से हर एक क्लब की एक्टिविटी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी और बाकी लोग उसको बैठ करके एंजॉय करेंगे, उसको देखेंगे और उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज की जो पहली गतिविधि है, जो पहली एक्टिविटी आपके सामने हिंदी क्लब की तरफ से आने जा रही है, उसकी शुरुआत मैं एक कविता से करने जा रहा हूं और कविता के माध्यम से आपको एक स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूं। उस कविता का नाम है गोरा बादल, जिसको लिखा है पंडित नरेंद्र मिश्र ने। इस कविता का जो आधार है, उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि 12वीं शताब्दी में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राजा रत्नसेन नाम का एक व्यक्ति शासन करता था। वो एक बहुत ही प्रतापी, बहुत ही वीर शासक था और उसी समय दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक शासक था। राजा रत्नसेन की एक पत्नी है जिनका नाम है पद्मावती। पद्मावती बहुत ही सुंदर थी। राजा रत्नसेन के एक सेनापति हैं जिनका नाम था गोरा और गोरा का एक भतीजा है, यानी कि उनके भाई का एक लड़का है जिसका नाम है बादल। राजा रत्नसेन अपने दरबार में अपना शासन बहुत अच्छे से चला रहे थे और इसी समय उनके साम्राज्य में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है राघव चेतन, उसकी राजा रत्नसेन से दुश्मनी हो जाती है और उस दुश्मनी के चलते राघव चेतन राजा रत्नसेन से राघव चेतन बदला लेना चाहता है और जिसके लिए वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है, जो कि दिल्ली का शासक है। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर के राघव कहता है कि महाराज, इस संसार की जितनी भी सुंदर चीजें हैं वो सब आपके पास होनी चाहिए। तो खिलजी ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो वह खिलजी को बताता है कि चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन की पत्नी, जिसका नाम पद्मावती है, वो बहुत ही सुंदर है और ऐसी सुंदर स्त्री केवल आपके पास होनी चाहिए। ये बात सुन करके अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर देता है और जब वो राजा रत्नसेन के सामने अपनी सेना लेकर के आ जाता है तो राजा रत्नसेन के पास एक प्रपोजल भेजता है, एक प्रस्ताव भेजता है। बोलता है कि अगर आप रानी पद्मावती को मुझे एक बार देखने दें तो मैं देख करके वापस चला जाऊंगा, आपसे युद्ध नहीं करूंगा। ये बात जब राजा रत्नसेन अपने दरबार में अपने सेनापति और अपने लोगों से बताते हैं तो उनके जो दरबारी सेनापति गोरा हैं वो गुस्से से लाल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि किसी की हिम्मत कैसे हुई कि वो ये बोल दे कि हम रानी को देखना चाहते हैं। ऐसा बोलने वाला अगर कोई रहेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। लेकिन राजा रत्नसेन गोरा को समझाते हैं, बोलते हैं कि तुम राजनीति नहीं जानते। अगर एक बार रानी पद्मावती को मैं खिलजी को दिखा देता हूं तो उससे न जाने कितने लोगों की जान बच जाएंगी। अगर युद्ध होगा तो न जाने कितने निर्दोष मारे जाएंगे। गोरा कहता है कि महाराज, ये बात मेरे बर्दाश्त के बाहर है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं लेकिन यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। राजा रत्नसेन गोरा को डांट देते हैं। गोरा गुस्सा होता है और अपने भतीजे बादल के साथ राज्य छोड़ के चला जाता है। इसके बाद राजा रत्नसेन अपनी पत्नी पद्मावती से ये बात बताते हैं तो पद्मावती कहती है कि ठीक है, युद्ध टालने के लिए अगर वो मुझे एक बार देख लेगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा एक शर्त है कि अगर खिलजी मुझे देखेगा तो वो मुझे डायरेक्ट नहीं देख सकता है, वो मुझे आईने में देख सकता है। ये बात राजा रत्नसेन ने खिलजी के पास पहुंचाई। खिलजी तैयार हो गया
और एक दिन अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ वह राजा रत्नसेन के दरबार में पहुंचा, जहां पर उसने रानी को आईने में देखा। और आईने में देखने के बाद जैसी बात उसे बताई गई थी, जितना सुंदर रानी को लोगों ने उससे बताया था, रानी उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। और उसके बाद वो मन ही मन सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस रानी को अपने महल में ले जाना ही पड़ेगा। और फिर जैसा कि भारतीय संस्कार है, हमारा कल्चर है कि हमारे यहाँ जब कोई अतिथि आता है तो हम घर के बाहर तक उसे छोड़ने जाते हैं। और जैसे ही राजा रत्नसेन उस खिलजी को अपने दुर्ग से बाहर छोड़ने गए तो धोखे से उसने राजा रत्नसेन को गिरफ्तार कर लिया, उनका अपहरण कर लिया और उन्हें पकड़ करके दिल्ली ले गया। और यहीं से एक कविता स्टार्ट होती है जिसका नाम है गोरा बादल, लिखा है पंडित नरेंद्र मिश्र ने। कवि लिखता है कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अधियारा छाया। खिलजी जो है वो राजा रत्नसेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है और वहां जाने के बाद मैसेज भिजवा देता है चित्तौड़गढ़ में कि अगर 10 दिन के अंदर तुमने रानी पद्मावती को मेरे हवाले नहीं किया तो फिर राजा रत्नसेन का सिर काट करके मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और ये बात जब राजमहल में पहुंची तो वहां के लोग बहुत दुखी हो गए। इसके बाद आगे खिलजी कहता है कि 10 दिन के भीतर न यदि पद्मिनी का डोला आया, यदि तुमने रूप की रानी को ना दिल्ली पहुंचाया तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। बोला कि अगर 10 दिन के अंदर नहीं भेजा तो मैं राजा रत्नसेन का शीश काट करके तुमको भेंट कर दूंगा। इसके बाद ये खबर सुनकर के महारानी बहुत दुखी हो गई और कोई था ही नहीं जो उस समय महारानी की सहायता करता। लेकिन अब जो महारानी हैं उनको आज गोरा और बादल याद आ रहे हैं, उनकी वीरता याद आ रही है, क्योंकि ये कविता है शौर्य की, एक कविता है साहस की, ये कविता है समर्पण की, एक कविता है बलिदान की। और बलिदानी गोरा वीर और बलिदानी बादल वीर जो कि रुष्ट हो गए हैं, नाराज होकर के चले गए हैं, आज वो रानी को बहुत याद आ रहे हैं। रानी सोच रही है कि इस मुसीबत से बाहर निकालने का एक ही व्यक्ति सहारा बन सकता है, वो है गोरा और गोरा का भतीजा बादल। तो रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। खिलजी का जो पूरा साम्राज्य है वो गोरा की वीरता सुन करके ही कांप जाता है। लेकिन रानी को जब ये पता चला कि गोरा और बादल गुस्से में आकर के महल छोड़कर चले गए हैं तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अगर मैं किसी दूसरे से उनको बुलवाती हूं तो शायद आएंगे नहीं। इसलिए रानी स्वयं उनको खोजने के लिए जंगल में जाती हैं। कविता कहती है कि पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार न मिटवाया। जो अपमान करके उसको निकाला गया था वो बात उसने बताई। उसने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये लोग धोखेबाज हैं, इनकी बात में मत आइए, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। और आगे जो है वो गोरा कहता है कि बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राज मुकुट की हठ कैसे पहचानूं। बोला कि मैं तो बहुत अज्ञानी व्यक्ति हूं, मैं तो राजनीति जानता नहीं हूं, आप लोग बहुत जानकार लोग हैं, इसलिए आपने मेरी बात नहीं मानी और अब जो होना था वो हो गया। अब मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, अब मुझे ले जाकर के आप क्या कर पाएंगे। रानी बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का। बोली कि ये गुस्सा करने का समय नहीं है, केवल 10 दिन का समय उसने दिया है, 2 दिन तो तुमको खोजने में मैंने बिता दिया। और इसके बाद महारानी कहती हैं कि दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। बोला कि अगर मैं दिल्ली चली गई तो राजपूती खानदान पर, राजपूती वंश परंपरा पर ऐसा कलंक लगेगा जो जिंदगी में मिटाए नहीं मिटेगा।
इसके बाद रानी गोरा से कहती हैं कि राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। ये बातें बोल करके कि राणा ने जो कहा जो किया उसको माफ करो, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूं, वो गोरा का पैर पकड़ने के लिए जब झुकती हैं तो गोरा 2 कदम पीछे हट जाता है। बोलता है कि अरे अरे आप ये क्या कर रही हैं, आप इतने बड़े राजवंश की महारानी हैं, आप मेरा पैर क्यों पकड़ रही हैं? यह क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। उसके अंदर फिर अपना मान सम्मान और शौर्य और साहस वो पूरा जाग उठता है। इसके बाद गोरा जो है वह महारानी को एक वचन देता है। वो बोलता है कि महारानी, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। गोरा ने महारानी से कहा कि महारानी, जब तक मेरे शरीर पर मेरा मस्तक जिंदा है तब तक खिलजी तो क्या महाकाल भी आ जाए तो महाराणा का मस्तक नहीं काट सकता है। और इसके बाद जो गोरा ने वादा किया वो आज के स्टूडेंट को, आज के युवाओं को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि आज अगर किसी से आप कोई वादा करते हैं तो क्या वादा करते हैं? कोई अगर हाई क्वालिटी का, हाई फाई क्वालिटी का आप वादा करते हैं तो यही बोलते हैं कि तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। मैक्सिमम इससे ज्यादा क्या बोलते हैं? किसी के लिए बहुत कुछ करने की बात आती है तो सब लोग यही बोलते हैं कि तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। लेकिन सुनिए गोरा ने क्या कहा। गोरा ने कहा कि राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। बोला कि महारानी, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक राणा रत्नसेन को सकुशल मैं चित्तौड़ दुर्ग में नहीं पहुंचा देता हूं तब तक मैं मरूंगा ही नहीं। इस तरह का वादा करता है। बोला कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक राणा सकुशल अपने घर यानी कि आपके पास नहीं पहुंच जाते। इसके बाद शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। अब गोरा जो है वो महारानी के साथ वापस आ रहे हैं। अब उनकी नाराजगी दूर हो गई है। अब उनको एक प्लान बनाना है कि राणा रत्नसेन जो कि खिलजी की कैद में है उनको किस तरह से वहां से निकाला जाए। क्योंकि खिलजी एक बहुत पराक्रमी, बहुत वीर शासक है और उसके पास 50 लाख सेनाएं हैं। पूरे भारत में उसका शासन है और वहां जा करके राजा रत्नसेन को किस तरह से निकालना है, ये प्लानिंग सुनिए, ये योजना सुनिए, कवि ने कितने अच्छे तरीके से बताया है। इसके बाद जो गोरा है अपने भतीजे बादल को बुलाते हैं और उनको एक प्लान बताते हैं। गोरा अपने भतीजे बादल से कहते हैं कि ऐसा है कि खिलजी के पास मैसेज भिजवा दो, संदेशा भिजवा दो कि रानी पद्मिनी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हो गई और उसके साथ अकेले नहीं आ रही बल्कि अपने साथ 700 सखी सहेलियां भी लेकर के वो तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार हो गई। बादल बोला कि अरे आप ये क्या कह रहे हैं, महारानी बहुत उम्मीद से आपको खोज के लाई हैं कि आप सहायता करेंगे, आप बोल रहे हैं कि संदेशा भिजवा दो कि महारानी आ रही हैं खिलजी के पास हमेशा के लिए रहने के लिए। गोरा बोले अभी आगे सुनो, केवल मैसेज जाएगा कि रानी आएंगी और रानी के साथ उनकी 700 सखी सहेलियां, नौकरानियां सब आएंगी। लेकिन हम एक भी सखी सहेली या पद्मावती रानी को वहां नहीं भेजने जा रहे। हम क्या करेंगे कि 700 डोलियां तैयार करो। डोलियां मतलब एक पहले के जमाने में, अभी आप विजुअल में देख भी पाएंगे, पहले के जमाने में दुल्हन को ले जाने के लिए डोली बनाई जाती थी जिसको 4 लोग मिलकर उठाते थे और दुल्हन उसके अंदर बैठी रहती थी। तो इस टाइप का जो, ऐसा कि आप विजुअल में देख पा रहे हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट करने के लिए गोरा ने बादल से कहा। बोला कि 700 पालकी, 700 डोलियां तैयार करवा दो और इसके बाद ये सभी डोलियों में एक भी महिला नहीं बैठेगी, इसमें सब महिलाओं के वेश में सैनिक बैठेंगे। एक अंदर बैठेगा और जो 4 उठाने वाले रहेंगे वो भी सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे, वो भी सैनिक ही रहेंगे, लेकिन वो एक आम मजदूर की भेष बना करके वहां पर जाएंगे। कविता में आगे यही लिखा है कि गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले।
और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती है और 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। पूरी प्लानिंग हो गई और इसके बाद सब लोग तैयार हो गए जाने के लिए। एक अंदर बैठेगा, एकदम उस राज्य के जो चुने हुए सैनिक थे उनको इस बात के लिए तैयार किया गया कि सब लोग महिलाओं का वेश बना लो, और 4 जो उठाने वाले हैं ये मजदूर का वेश बना लेंगे। 4 लोग उठाएंगे, एक अंदर रहेगा, यानी कि एक पालकी में कुल 5 लोग रहेंगे। इस तरह से 700 पालकी तैयार हो जाएंगी। तो टोटल कितने आदमी हो गए? 3500, 3500 जो सेना है वो हमारी बहुत आराम से खिलजी के घर के अंदर पहुंच जाएगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि राजा रत्नसेन को वहां से छुड़ा करके रानी के पास ले आए। इसके बाद जब पूरी बटालियन, पूरी फौज तैयार हो गई तो आपने देखा होगा कि जब राजा कोई युद्ध लड़ने जाता है तो उसकी आरती की जाती है। कविता में कहा गया कि स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। महारानी को पता है कि ये गोरा बादल इतने सैनिकों को लेकर के जहां जा रहे हैं वहां से वापस जिंदा आना असंभव है, इसलिए बहुत भीगी आंखों से उन्होंने उनका कुमकुम तिलक किया और दिल पर पत्थर रख करके उन्हें विदा करती हैं। अब सैनिकों का जोश देखिए जो वहां जाने के लिए तैयार हैं कि और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। वहां किसी को जबरदस्ती नहीं भेजा जा रहा था, बल्कि जितने भी सेनानी थे, जितने भी सैनिक थे, उनमें होड़ लग गई थी कि मुझे भेजिए, मुझे भेजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद जो अरेंजमेंट किया गया वो सुनिए कि हर डोली में एक वीर था, कोई स्त्री नहीं बैठी थी बल्कि स्त्रियों के बेस में एक वीर बैठा था। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण थे, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कोच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जब सैनिक निकले तो उसकी जो गूंज है वो 10 दिशाओं में सुनाई पड़ी। आप लोग दिशा 4 ही जानते होंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन क्लास 10 के बच्चे 10 दिशा जानते हैं, जानते हैं ना? पता है ना 10 दिशा? बाद में सब लोगों से पूछ लेना, उनको पता है। 10 दिशाओं में आवाजें आने लगी और इस जोश और उत्साह के साथ जो सैनिक हैं वो डोलियों में भर भर करके खिलजी के महल की तरफ निकल पड़े। इसके बाद गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर के देखा। गोरा बादल को पता है कि जहां वो जा रहे हैं अब वहां से लौटना बहुत मुश्किल है, इसलिए अपनी मातृभूमि को वो अंतिम बार देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अब ये सौभाग्य नहीं मिलेगा कि इस मातृभूमि को दोबारा मैं दर्शन कर पाऊं, इसलिए अंतिम बार देख करके कर अंतिम प्रणाम, चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जो डोलियां थी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से निकली थी, राजस्थान से निकली थी, वो दिल्ली पहुंचने लगी। क्योंकि दिल्ली से राजस्थान या राजस्थान से दिल्ली की जो दूरी है, अगर ट्रेन से जाएंगे तो उसमें भी 5-6 घंटे का समय लग जाता है, अगर पैदल जाएंगे तो 2-3 दिन लग जाएगा। तो इस तरह से कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो जो डोलियां लेकर के लोग निकले थे, इसमें सैनिक भरे हुए थे, ये डोलियां धीरे धीरे दिल्ली में पहुंच गई, खिलजी की सरहद में पहुंच गई, जहां खिलजी का साम्राज्य था। इसके बाद गोरा ने अपना एक दूत, अपना एक मैसेंजर खिलजी के राजमहल में भेजा और उससे बोला कि जाकर के खिलजी से बोल दो कि पद्मिनी आपके महल में हमेशा के लिए रहने के लिए आ गई है, और अकेले नहीं आई है, 700 सखी सहेलियों को लेकर के आई है। लेकिन एक उसकी इच्छा है, एक आखिरी इच्छा है पद्मिनी की
वही बस आप पूरा करवा दीजिए। वो इच्छा ये है कि वो एक बार, अंतिम बार राजा रत्नसेन से मिलना चाहती है। इसके बाद यही बात कविता में लिखी गई है कि जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में, बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, मगर एक फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से उसको एक बार मिलवा दो। दूत जाके बोलता है, मैसेंजर जाके बोलता है, बस उसकी एक इच्छा है, वो तो हमेशा के लिए आपके पास रहने के लिए आ गई है, बस आखिरी इच्छा है कि एक बार वो राणा रत्न सिंह से मिलना चाहती है। खिलजी बहुत खुश हुआ, बोला एकदम शौक से मिलने दिया जाए, एक ही बार मिलेगी ना, बाकी तो हमारे ही पास रहने वाली है। तुरंत आदेश दे दिया कि ठीक है, उसको मिलने दिया जाए। खिलजी उछल पड़ा कह फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। जब गोरा को यह बात पता चली कि खिलजी तैयार हो गया है इस बात के लिए कि रानी एक बार राणा रत्नसेन को देख सकती है, उसे मिल सकती है, तो वो अब अगली प्लानिंग बताते हैं। गोरा को उन्होंने अपने पास बुलाया और अगली प्लानिंग बताया। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। बोला बेटा बादल, गोरा कहता है कि बेटा बादल अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देंगे और हमारी मातृभूमि के दूध का जो कर्ज हमारे ऊपर है उसको भी आज चुकाने का वक्त आ गया है। अब मैं जो प्लानिंग बता रहा हूं, जो योजना बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनो। गोरा बात बता रहा है, वो ये है कि जिस डोली में ये था कि इसमें रानी है, रानी तो थी नहीं, उसमें एक लोहार को बैठाया गया था। लोहार मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लोहे का काम करता है, आयरन का काम करता है, उसको कटिंग करने का काम करता है, वह उसमें रानी का भेष बना करके बैठा हुआ था। और वही जो डोली थी उसी को ये लोग बोल रहे थे कि रानी इसी में है और यही डोली आप वहां भेज दीजिए जहां राणा रत्नसेन जेल में कैद है। तो ये जो प्लानिंग है, ये जो योजना है, वो गोरा बादल को बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये वाला जो डोली है जिसमें लोहार बैठा है, सबसे आगे आगे ये रहेगी और इसके साथ 10 डोलियां और रहेंगी जिसमें मैं भी रहूंगा। एक डोली को उठाए हुए मैं भी रहूंगा, मैं भी 10 डोलियां लेकर के इनके साथ जाऊंगा, क्योंकि रानी जाएंगी मिलने तो अकेले तो जाएंगी नहीं, कम से कम 8-10 सखी सहेलियां तो जाना ही है। तो इसलिए 10 डोलियां साथ में जाएंगी और जो साथ में हमारे घुड़सवार सैनिक आए थे, कुछ सैनिक भी आए थे पहुंचाने के लिए, तो वो लोग एक जगह इकट्ठा करके रखे रहना। हम लोग राणा का जो जंजीर में जिसको बांध के रखा गया है, उनको हाथ में जो बेड़ियां लगी हुई हैं, ये लोहार अंदर जाएगा, उन बेड़ियों को काट देगा और वहां से काट करके हम तुरंत राणा को वहां पहुंचा देंगे जहां वो कुछ सैनिक जो अपने हैं वो खड़े हुए हैं। और जैसे ही राणा उनके पास पहुंचेंगे, ये सैनिक तुरंत उनको लेकर के आंधी की तरह सीधा जा करके चित्तौड़गढ़ में रुकेंगे, बीच में 1 सेकंड भी मत रुकना। ऐसी बात गोरा अपने भतीजे बादल को समझा रहे हैं। कविता में यही लिखा है कि यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे खाएगा, यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पे वो सकुशल पहुंचाएं। और इसके बाद जो गोरा है वो बादल को बता रहे हैं कि एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही राणा रत्नसेन सैनिकों के साथ भागने का प्रयास करेंगे तो खिलजी की सेना खड़ी होकर ताली नहीं बजाएगी, वो तुरंत पीछा करेगी। तो तुमको क्या करना है, राणा जिधर जाए शत्रु को उधर न बढ़ने देना और एक यवन को उस पर पांव न रखने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया।
ये बात बोलते हुए जो गोरा है वो बादल को गले से लगा लेते हैं। उनको पता है कि अब बादल से भी बिछड़ने का समय आ गया है। ये मेरा जो भतीजा जो हमेशा अभी तक जिंदगी में साथ रहा, अब इससे भी बिछड़ने का समय आ गया है। और ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में पानी आ गया, वे इनकी आंखों में आंसू आ गए। गोरा जो है उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हुए। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपने आप को संभाला और संभाल करके उन्होंने कहा कि इस समय इमोशनल होने का, भावुक होने का समय नहीं है। हम सभी अपने कर्तव्य पर तुरंत हमें आगे बढ़ना है, समय नहीं है हमारे पास। कविता में यही लिखा है कि सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। अब ये लोग अपनी योजना के अनुसार डोली लेकर के वहां जाते हैं जहां राजा कैद हैं, और जिस डोली में रानी है यानी कि उसी डोली में इन्होंने एक लोहार को बैठा रखा है। वो लोहार जाता है और जा करके राजा के जो बंधन है, जो हाथ में हथकड़ी लगी है, वो काट देता है। और साथ में जो सैनिक डोलियां लिए गए थे वो सारे वेल ट्रेंड सैनिक थे, और रास्ते में जो पहरेदार थे उनको मारते हुए ये साधे सीधा राजा को मुक्त कराते हैं। और उसके बाद जो बात होती है वो सुनिए। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे, लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। जब राणा रत्न सिंह ने देखा कि गोरा उन्हें बचाने आया है तो अपनी पुरानी गलती उन्हें याद आई। वो अपनी गलती पर बहुत पछताए। उन्हें वो बात याद आई कि मैंने बहुत गलत किया था जो इसकी बात नहीं मानी थी। ये वही गोरा है जिसको मैंने अपमानित करके अपने राज्य से निकाल दिया था। ये वही गोरा है जो आज मुझे अपनी जान की बाजी लगाकर बचाने आया है। ये बात सोच करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये सब हो रहा था तो जैसे राणा रत्न सेन का जो सैनिक है, जो सेनापति है, उसका नाम है गोरा, उसी तरह से जो खिलजी का सेनापति है उसका नाम है जफर। उसका क्या नाम है? जफर। जफर भी अपनी पूरी तैयारी करके रखा था, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये लोग इतने आसानी से मानने वाले नहीं हैं कि खुद ही रानी को ले आके पहुंचा देंगे। इसलिए उसने अपनी पूरी सेना को अलर्ट मोड पे रखा हुआ था कि जैसे ही ऑर्डर देंगे, हमको कुछ भी गड़बड़ दिखाई दिया, ऑर्डर देंगे तो तुरंत टूट पड़ना। वही बात यहां लिखा हुआ है कि पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। उसने लिया समझ कि पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। जब वो समझ गया कि रानी होनी कोई नहीं आया है, ये सब तो सेना लेकर के आए हैं और खिलजी को शायद मारने के लिए आए हैं, तो इसके बाद उसने क्या किया? पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का, बजने लगा नगाड़ा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा कि पकड़ो इनको, ये धोखा देकर के अंदर घुसे हैं और एक भी बच के जाने न पाए, इनको चारों तरफ से घेर लो और यहीं खत्म कर दो। दिष्ट फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया। इसके बाद जब गोरा को पता चला कि उनको सब चीज मालूम चल गया है, अब वो अटैक करने आ गए हैं, तो उन्होंने राणा रत्नसेन से कहा कि आप फौरन यहां से निकल जाइए, मैंने अरेंजमेंट करके रखा है। राणा ने कहा कि नहीं, इस स्थिति में मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकता हूं। गोरा ने जबरदस्ती उनको चित्तौड़ पठाया। उन्होंने कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है कि जब तक मेरी जीवन की आखिरी सांस रहेगी, आखिरी सांस समाप्त होने से पहले मैं राणा रत्नसेन को जरूर आपके पास पहुंचा दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा आखिरी जो वादा है, मेरा जो आखिरी संकल्प है वो पूरा हो जाए, तो आप तुरंत यहां से निकल जाइए। इसके बाद राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें दिखी पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। खिलजी ललकारता है कि पकड़ो इनको, और जो राणा रत्न सिंह जिधर भाग रहे हैं सबसे पहले उनको पकड़ो और उनका सिर काट दो। और जैसे ही खिलजी ललकारा तो इधर से गोरा ने भी अपने सैनिकों को ललकारा। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा,
हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा, निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। डोलियों के अंदर जो सैनिक बैठे हुए थे वो सब हथियार वेपन्स लेकर के बैठे थे, तुरंत निकले और उन्होंने उस रास्ते की तरफ राजा को खबर दिया जिधर से वो चित्तौड़गढ़ की तरफ निकले थे। जैसे ही राजा निकले, पीछे से खिलजी की सेनाओं ने उनको दौड़ाया, लेकिन बीच में जो गोरा और बादल हैं और इनके जो विश्वस्त सैनिक हैं वो सभी सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और जो शाही सेना है, जो खिलजी की सेना है, उसको उस रास्ते की ओर आगे नहीं बढ़ने देते हैं जिधर राणा रत्नसेन जा रहे हैं। आगे कविता कहती है कि राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। जैसे पहाड़ आके खड़ा हो जाए, इस तरह से गोरा और बादल आकर के सामने खड़े हो गए और जिधर राणा रत्नसेन जा रहे थे उनको पीछा करने के लिए जो सैनिक जा रहे थे उनको सेनापति गोरा और बादल रोक देते हैं। कहा, जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। बोला कि जिधर तुम जा रहे हो हम जाने नहीं देंगे, जब तक राणा अपने स्थान पर नहीं पहुंच जाते तुमको हम यहीं रोक के रखेंगे। अगर मान गए तो ठीक, नहीं माने तो कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जाओ। रत्न सिंह तो दूर, उनकी छाया न तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने सिर समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। जो गोरा और बादल हैं वो अपनी शौर्य, अपने समर्पण और अपने ताकत के बल पर खिलजी की सेना का एक कदम भी उधर बढ़ने नहीं दे रहे हैं जिधर राणा रत्नसेन जिस रास्ते से जा रहे हैं। खिलजी का जो सेनापति है वो एकदम परेशान हो गया। वो देख रहा है कि पता नहीं कैसा आदमी है, जो कंट्रोल में ही नहीं आ रहे। तो इसके बाद उसने क्या किया, उसने फिर धोखे से वार किया, फिर से उसने धोखा दिया। और जब लड़ाई होती है, तलवार का युद्ध होता है, तो उसमें ये रूल है कि कोई कमर के नीचे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन जो खिलजी का सेनापति है जफर, वो पीछे से आता है और गोरा के पैर में तलवार मार देता है, धोखे से और पीछे से। मगर कयामत देख, अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखे से, धोखा देकर मन में हर्ष आया। और जैसे ही गोरा के पैर में जफर ने तलवार मारी, गोरा अचानक गिर पड़े। और गिरने के बाद वो तुरंत उठने ही वाले थे कि तुरंत जफर ने अपनी तलवार निकाली और उनके गर्दन पर चला दिया। गोरा का सिर उनके शरीर से अलग हो गया, यानी कि गोरा का सिर कट के गिर गया। लेकिन गोरा ने अभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो उठ चुके थे, पोजीशन ले चुके थे। उनका जो सिर कटा हुआ शरीर है वही जफर को मारने के लिए दौड़ता है। कविता में लिखा है कि मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। सिर कट गया गोरा का, लेकिन चूंकि वो पोजीशन ले चुके थे, दौड़ चुके थे जफर की तरफ, इसलिए सिर कटने के बाद भी उन्होंने अपनी तलवार से जफर का सिर काट दिया। जफर यानी कि खिलजी का सेनापति। और ज्यों ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। जैसे ही खिलजी की सेना ने देखा कि उसके सेनापति का सिर काट दिया गया है, सेना पीछे हटने लगी। और जब ये दृश्य गोरा के भतीजे बादल ने देखा कि उसके काका को धोखे से उनका सिर इन्होंने काट दिया है, तो बहुत तेजी से चिल्लाते हुए वो दौड़ा। उसने कहा कि अरे कायरो नीच बावड़ो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। बोला, कौन सा मर्द हो तुम लोग, पीछे से वार करते हो, धोखे से लड़ाई लड़ते हो, हिम्मत है तो सामने से लड़के दिखा। यही बात बोलते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि उसी समय किसी एक सैनिक ने, विरोधी शत्रु के सैनिक ने एक भाला फेंक दिया, भाला जेवलिन, और वो भाला जाकर के बादल की पेट में घुस गया। बादल ने अपने दूसरे हाथ से उस
पेट में घुसे हुए भाले को निकाला, लेकिन जब भाला निकाला तो पेट की आंतें बाहर निकल आई, खून बहुत ज्यादा बहने लगा। लेकिन इसके बाद भी जो बादल है वो अभी हिम्मत नहीं हारा। आपने देखा होगा कि जो राजस्थान के लोग होते हैं वो बड़ी सी पगड़ी बांधते हैं। बादल के सिर पर बहुत बड़ी सी पगड़ी बंधी हुई है। उसने उस पगड़ी को निकाला और अपने पेट में बांध लिया, जहां से बहुत खून निकल रहा था। कविता में लिखा है कि अरि का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची पड़ी थी, कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया था, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। अभी भी जो गोरा का वो शरीर है जिसमें सिर नहीं है, वो इधर उधर तलवार घुमा रहा है, और जो उसकी चपेट में आ जा रहा है उसको मार के गिरा दे रहा है। और इधर बादल जिसका पेट फट चुका है, बहुत सारा खून निकल चुका है, वह भी दुश्मन की सेना को काटता जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई कितने दिन चलनी थी, इसका परिणाम निश्चित था। इनके पास लिमिटेड सैनिक थे और खिलजी के पास कई लाख सैनिक थे, और इसलिए मगर हुआ परिणाम वही जो कि होना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, लेकिन गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। राणा रत्न सिंह तो सकुशल चित्तौड़ दुर्ग में पहुंच गए, लेकिन गोरा और बादल और जितने भी और सैनिक गए हुए थे, वो सारे सैनिक एक एक कर मर मिटे। सभी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। खुद मर गए, सारे के सारे वीरगति को प्राप्त हुए, अपने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कुर्बान कर दिया, लेकिन राणा रत्न सिंह को सकुशल उन्होंने दिल्ली भेज करके ही सांस लिया। कविता की अंतिम लाइन है कि गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी। मां भारती की आंखों में भी आंसू आ गए जब उन्होंने गोरा और बादल की वीरता देखी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मड़ियां खोई थी। गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मड़ियां खोई थी। अंत में कवि कहता है कि धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। इस तरह से गोरा और बादल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और उनकी इस बलिदान का ये परिणाम हुआ कि एक महिला का, एक स्त्री का सम्मान बचा, और साथ ही एक वीर सेनानी जिन्होंने एक वादा किया था, वो मरने के बाद भी अपना वादा पूरा करने में सफल रहे। इस तरह से एक कविता यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मगर इस छोटे से सफ़र में आए दिन हम ऐसे कई सारी मुसीबतों का सामना करते हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ज़िंदगी एक संग्राम है जो सबसे लड़ी नहीं जाती। ज़िंदगी वो कंकड़ से भरा हुआ रास्ता है जो सबसे चली नहीं जाती। समस्याएं ज़िंदगी के वो हिस्से हैं जो सबसे सही नहीं जाती। असफलता ज़िंदगी की वो चुनौतियां हैं जो सबसे स्वीकार नहीं हो पाती। इस संग्राम से लड़ने का एक मंत्र है जो सबसे पहचान नहीं हो पाती। किसी दिन विस्तार से अपने जीवन को देखो, नकारात्मकता से भरी हुई मानसिकता ही वो कारण है जिसकी वजह से जिंदगी कभी खुशहाल नहीं लग पाती। तूफान से पहले होने वाली शांति से तो हम सभी वाकिफ हैं, मगर एक ऐसा तूफान जिसे जानते हुए भी हम अनजान हैं, एक ऐसा तूफान जो आए दिन हमारे मन को अशांति से भर देता है। सन्नाटे का तूफान। सन्नाटे में जो बात है
वो नाच मौज में कहाँ, तूफान में जो शांति है वो बात सन्नाटे में कहाँ, बिजली की गड़गड़ाहट जैसी बात तूफान में कहाँ, अंधेरे सी शांति सन्नाटे में कहाँ, शांत मन और एकांत भाव सी बात तुझ में कहाँ, तू तो चंचल सी तितली है, अंधेरे में रोशनी ढूंढ पाने वाली बात तुझ में कहाँ। हम सभी के पास कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होता है जिससे हम बिना हिचकिचाए अपने मन की बात कह सकते हैं। मेरी भी ऐसी एक सहेली है जिसे मैं एक दिन गुफ्तगू कर रही थी कि तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि आज हमारी सोच फिर चार दीवारी में कैद है। प्यारी आशमा, कैसी हो तुम? जिंदगी एक अनजानी सी दौड़ जैसी लग रही है। अतीत और भविष्य मुझे कहीं ना कहीं ऐसे जकड़े हुए हैं मानो मैं हर बार उस ताले की चाबी खोज ही लेती हूँ, मगर इससे पहले कि मैं आज़ाद हो सकूँ जिंदगी उस ताले को ही बदल देती है। मन यूं ही बेचैन है, कुछ ज़्यादा ही बेचैन। तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी गलती थी? अच्छा, मेरा भविष्य कैसा होगा? मुझे उससे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे ना? अगर परीक्षा में नंबर कम आए तो? मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? और ऐसे तमाम ख्याल मेरे वर्तमान को खोखला कर मुझे अपने संग उनकी काल्पनिक दुनिया में पहुंचा देते हैं। कब आशमा? आखिर कब मेरा मन स्थिर होगा? कब मेरा मन शांत होगा? तुम्हें पता है, जिस तमीज से मैं तुमसे बात कर पाती हूँ ना, वैसा मैं किसी और के सामने चाहते हुए भी नहीं कर पाती। हाय रे मेरे चंचल मन, धैर्य से कब मिलेगा तू, मुझे कब समझेगा तू? धन्यवाद। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम जिसका नाम है सबकी आवाज़, जहां पर हम सुनेंगे सबकी आवाज़ और सबके विचार। मैं हूं इस कार्यक्रम की होस्ट और आप सबकी दोस्त जैस्मी देवी। तो आज चलिए मिलवाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य सदस्यों से, जिनका कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है मिस मल्लिका छेत्री, और बीजेपी पार्टी से हमारे साथ हैं दिव्या शर्मा, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है मिस कुलसुम खातून, और हमारे बीच है पॉलिटिकल एक्सपर्ट मिस रिची सिंह। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए इस देश के मातृ शक्ति का। तो आज का जो विषय है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में उबाल है और महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज का हमारा विषय है महिला शिक्षा एवं सुरक्षा। तो देश को आगे बढ़ाना है तो नारी को शिक्षित बनाना है। स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर उसे बचपन से ही डराया जाता है। महिलाओं की शक्ति ही है देश की उन्नति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम की ओर, और इसी के साथ मेरा पहला प्रश्न बीजेपी के प्रवक्ता मिस दिव्या शर्मा से। आज हमारे देश को आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी महिलाएं कांस्टेंट फियर, लगातार डर में जी रही हैं। आज भी महिलाएं बाहर जाने से डरती हैं, घर की चौखट लांघने से आज भी वे कतराती हैं। दरअसल फ्रीडम फाइटर्स को तो आज़ादी मिल गई प्रोटेस्ट में, लेकिन उन सब महिला माँ बेटियों का क्या, जिन्हें आज भी लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के कारण आज़ादी नहीं मिल रही है? क्यों महिला शिक्षा की दर अभी भी मुल्कों से इतनी कम है? कैसे बनाएंगे आप देश को विश्व शक्ति जब सुरक्षित ही नहीं देश की नारी शक्ति? नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आप सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय इतिहास में एक ऐसी दूसरी पार्टी है जो कि 78 साल में लगातार 3 बार चुनाव जीतने में सफल हो पाई है। और पिछले 10 सालों में हमारी बीजेपी सरकार ने महिला के सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए जो अनगिनत कदम उठाए हैं, वो बस दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सीमित ना रहकर गांव, मोहल्ले और कस्बा के महिला भी इसका लाभ उठा पाई हैं।
सुविधाएं की बात की जाए तो हमारी सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2014 से लेकर 2025 तक 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाने में सफल रहा है। साथ ही आवास योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं के नाम पर घर बनाया गया है और हाल ही में बना मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिला के हेल्थ केयर के फिक्र 12 वीक से लेकर 26 वीक तक की छुट्टी लेने का अवसर उन्हें दिया गया है, ताकि देश की कोई भी माँ देश की तरक्की में ना। साथ ही ITSSO, NDSO और निर्भया जैसे ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि हर घर की महिला बेझिझक घर से बाहर निकल पाए। महिलाओं के लिए अलग से बस और बसों में मार्शल जैसी सुविधाएं महिलाओं की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने में सफल रहा है। और बात महिला शिक्षा की जाए तो बीजेपी सरकार ने अनेक राज्यों में कुल 5,646 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देश की बालिका के लिए बनाने से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सेकेंडरी एजुकेशन से लेकर PhD एनरोलमेंट तक फीमेल एजुकेशन को स्कॉलरशिप प्रदान करके साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को अपना स्किल डेवलपमेंट करने का मौका दिया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि कोई भी औरत रोजी रोटी के खातिर अपना हाथ ना फैलाए और ना अपना सर झुकाए। धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मिस मलिका जी से इन मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्ते यहाँ बैठे हुए दर्शकों को। तो जो बीजेपी की तरफ से इन्होंने कुछ योजनाएं या एक्ट के बारे में बयान किया, वो सारे तो नहीं, लेकिन बहुत से एक्ट हमारे ज़माने की है, बस इन्होंने नाम बदल दिया है। वैसे भी हम सब जानते हैं इन लोग नाम बदलने में बड़े एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने शौचालय के बारे में भी जिक्र किया। वैसे शौचालय तो हमने ये बहुत बनाए थे, मगर मोहतरमा शौचालय बनाने से सिर्फ काम नहीं होता, उसकी देखभाल भी करनी होती है। आपको जब हम रूलिंग में थे तब हमने बहुत सारे एक्ट जो कि महिला की सुरक्षा के ऊपर बनवाए गए थे, वो सभी हमने इम्प्लीमेंट किया और नारी को सुरक्षित महसूस कराया। जैसे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जननी सुरक्षा योजना 2005। और अगर बात शिक्षा की जाए तो देश के स्वतंत्रता होने के बाद से महिला के पढ़ाई लिखाई पर बहुत वृद्धि हुई है। पहले महिला को घर के 4 दीवारों के अंदर रखा जाता था, मगर आज वही महिलाएं स्कूल जाती है, कॉलेजेस जाती हैं। पहले के लोग हो सकते हैं लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, मगर जिन्हें पढ़ाना था उनकी हैसियत नहीं होती थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने नवोदय विद्यालय का निर्माण किया और मुफ्त में पढ़ाना, खिलाना, बैठाना सब कुछ मुफ्त में किया, और ये आज भी चलते आ रहा है। हमने और भी बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स बनाए लड़कियों के लिए। लड़कियां आजकल ऑलमोस्ट सब फील्ड में दिखाई जाने लगती हैं। बीजेपी रूलिंग में 2014 से आई है, मगर 1951 से 2011 तक की लिटरेसी रेट को पढ़ा जाए तो 8.6% से 64.63% तक की वृद्धि देखी गई है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैं आम पार्टी आदमी प्रवक्ता मिस कुलसुम खातून जी के पक्ष जानना चाहूँगी। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रचलित है यत्र नार्युस्ता पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। और हमारी आम आदमी पार्टी इस विचारधारा के साथ काम करती है, इसलिए हमने अपने पार्टी में महिलाओं को पुरुषों के समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। साथ ही जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहाँ महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं का प्रबंधन किया गया है। महिलाओं के लिए विशेष परिवहन, बसों में मुफ्त यात्रा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जगह CCTV कैमरास और हर डार्क स्पॉट्स में स्ट्रीट लाइट का प्रबंधन है।
आप सभी को जान के ताज्जुब होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास दिल्ली में हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। बेटियों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल्स, विमेन हेल्पलाइन नंबर्स एंड SOS बटन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक है जिससे महिला लाभार्थी रह चुकी हैं। अब किसी भी महिला को स्वास्थ्य के कारण दम नहीं तोड़ना पड़ता। जहां भी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली, पंजाब, उन सारी जगहों में आंकड़े बयान करती है कि अपराध में कितनी गिरावट हुई है और जल्द ही सारे अपराधों को जड़ से ही मिटा दिया जाएगा। हमारा देश भारत माता कहलाता है, जहाँ पे नारियों को पूजा जाता है। महिलाओं को सक्षम करना, सशक्त बनाना, ताकि वो पुरुषों से कंधे मिला के चल सके, किसी के आगे ना झुके, कभी ना घबराए, अपनी बात कह चुके, अपने लिए लड़ सके, आत्मनिर्भर बने। और जब ये सारी बातें पूर्ण रूप में पूरी होगी, तभी की सही मायने में ये धरती भारत माता कहलाएगी। तो मिस रुचि सिंह, एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आप ये सब सुनने के बाद इन मामलों में अपनी क्या राय देना चाहेंगे? जी, तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। अक्सर ये पाया गया है कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अतीत में महिलाओं के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बने, लेकिन समाज में उनकी सुरक्षा और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अगर हम एक पार्टी की अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो कांग्रेस के शासनकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत से बड़े कदम उठाए गए, जैसे महिला आरक्षण बिल का प्रयास और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। हालांकि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उनके कार्यकाल में भी चुनौतियां बनी रही। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर CCTV कैमरा तैनात किए और बसों में मार्शल्स भी तैनात किए। वर्तमान की सरकार को अगर देखा जाए, वर्तमान की बीजेपी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजनाओं के जरिए बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी है और निर्भया फंड का विस्तार किया है। इसके बावजूद महिला सुरक्षा की स्थिति में बड़ा सुधार अभी भी नहीं देखा गया है। कानून में बड़ा सुधार अब भी नहीं देखा गया है। केवल कानून बनाने से महिला की सुरक्षा इंश्योर नहीं होगी, उस कानून को इम्प्लीमेंट भी करना होगा, और ये बात महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों में दिखाई देता है। तो अब मैं सीधा चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता मिस दिव्या जी के पास। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज भारत में महिलाएं डर कर जी रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने कानून तो बनवा दिए, एक्ट भी लागू कर दिए, लेकिन क्या आप देख भी रहे हैं कि ये आपके जो एक्ट है, ये कानून है, कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं? क्या कहेंगे आप इस बारे में मिस दिव्या? हमारी सरकार ने बस योजनाएं बनाई ही नहीं, बल्कि उन्हें असर में वरना आज पिछले चुनाव में बीजेपी सरकार की जीत में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान न होता। महिलाओं के लिए अनेक ऑनलाइन ऐप्स, हेल्पलाइन नंबर्स इंट्रोड्यूस करने से देश की सभी महिला लाभार्थी रही है। हमारी सरकार बनने से लेकर आज तक अपराधों की संख्या बहुत कम हुई है और आगे ना के बराबर भी निश्चय होगा। अगर पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10वें स्थान से 5वें स्थान तक वृद्धि करा सकते हैं, तो इन अनगिनत अपराधों की संख्या को आने वाले 10 सालों में शून्य तक क्यों नहीं ले जा सकते? इन सब बातों को सुनने के बाद तो मल्लिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने पक्ष से? बुंदेलों हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज उसी झांसी रानी वाले देश में जहां एक झांसी की रानी ने हजारों अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, वहीं आज उसी देश की महिलाएं आज़ादी के 78 साल बाद भी अपने ही देशवासियों के बीच में असुरक्षित महसूस करती है। अंधेरा हो जाए तो घर से बाहर निकलने में डरती है। अभी की रूलिंग पार्टी
यानी बीजेपी सरकार एक नारा नारी शक्ति सब जगह सुनाती रहती है, मगर इन लोग बस बोलने में माहिर है, कुछ रियल एक्शन अभी तक नहीं लिया है। हमने तो सुना था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन शायद ये बात इनकी सरकार पर लागू नहीं होती। खैर, भारत की एक जगह में 2 औरत को बहुत बेरहमी तरीके से शर्मिंदा किया गया, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, बस आंखें मूंदकर सब कुछ चलते रहने दिया। तो बोलिए, क्या हम यही उम्मीद कर सकते हैं इनसे? अरे, महिला सुरक्षा को तो छोड़िए, जब मणिपुर में 2 लोगों के बीच तू मैं हो रहा था, तब कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? उन्होंने क्या एक बार भी नहीं सोचा यहाँ आने का? सिर्फ 8 नोट भेजने से कुछ नहीं होता। शायद कितनी आंखें उनकी राह में रुकी हुई थी, क्या पता अगर वो जाते, क्या पता अगर आप जाते तो कुछ हल निकल ही जाता वहाँ पे। हाल ही में एक बुरा न्यूज़ तेजी से वायरल हो रहा है। किसी अस्पताल में एक महिला के साथ बहुत अन्याय हुआ है और इनकी सरकार ने क्या किया? पुलिस ने केस को सुसाइड बोल के खत्म कर दिया। क्या यही है आपकी गवर्नमेंट? न जाने कितनी विक्टिम ऐसे हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाया। अस्पताल में डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो क्या पेशेंट को सेव करा पाएंगे? वैसे नारा तो बहुत लहराते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर कभी भी बेटे को सुधारो बेटे को समझाओ कहाँ है? नहीं। घटनाएं तो हर दिन हर सेकंड घटती रहती है और कहाँ कभी औरत अपनी पीड़ा बोलती रहती है। वो उस पर हुए अपराध को छुपाती रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। बस वो खबर न्यूज़ टीवी पर हर जगह चर्चित करा देती है और लास्ट में क्या करती है? केस क्लोज। तो क्या इसे ही कहते हैं बेटी बचाओ इंसाफ दिलाओ? क्या यही है नारी शक्ति? बोलिए, जवाब है आपके पास? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या हम जान सकते हैं आपसे इन सवालों के जवाब? मिस दिव्या, बात उस राज्य की जाए जहां 2 समुदाय के बीच दंगा हो रहा था, तो आपकी जानकारी के लिए महोदय हम बता दें, हमारी आर्म फोर्स उनकी सुरक्षा के लिए वहां तैनात खड़ी थी। और वही बात प्रधानमंत्री की हो तो प्रधानमंत्री ना चाह के वहां पे हथियार उठाते और ना ही उस दंगे में, लेकिन वो दंगे में जाके ना हथियार उठाते और ना ही उस दंगे में भाग लेते, तो प्रधानमंत्री का वहाँ पे जाने से क्या हल होता? ऐसे दंगे हमारे देश में हर दिन होते हैं। प्रधानमंत्री हर दंगे में पहुंचे तो बाकी आबादी क्या बाहर में जाए देश के? कहाँ क्या करेगा? और वही बात जुर्म की हो तो मोहतरमा आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, बात जुर्म करने की नहीं है, बात हौसले और दबाव की है। यहाँ जब आपकी सरकार सत्ता में थी तब शायद ही कोई महिला उनपे हुए अपराध के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला रख पाई होगी। और हर मसले में आपका आपसी साजिश तो किसी किस्से को बाहर आने का मौका ही कब दिया? लोगों को सामने किसी मुद्दे पर सवाल करने का मौका ही नहीं दिया। और बात बीजेपी सरकार की हो तो जितना हौसला आज की महिला की टपाई है उनपे हुए जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने में, वो हौसला देने में हमारी सरकार सफलतापूर्वक सक्षम हुई है। मैं अपनी बात फिर से दोहरा दूं, यहाँ बात जुर्म बढ़ने की नहीं है, बात यहाँ हौसला और दबाव की है। हमारे देश में जुर्म बढ़ नहीं रहे, साजिश में छुपाए गए केस बाहर निकल के आ रहे हैं, देश में निकाले आ रहे हैं। क्या मतलब लाया था? तो आम आदमी के पार्टी में कुलसुम जी, आप क्या कहना चाहेंगी इन मुद्दों पर? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये वाली कहावत भाजपा पे पूरी तरह दस्ती है। केवल कानून बनाना ही काफी नहीं होता, दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी आपकी सरकार ने क्या किया है? मैं ये नहीं कहती कि आपकी सरकार ने कोई भी योजनाएं नहीं बनाई, लेकिन जितनी भी बनाई, जो भी बनाई, जितनी स्कॉलरशिप वाली योजनाएं बनाई, क्या वो वास्तव में प्रभावी है? जो भी बजट आवंटित किया जाता है क्या वो पर्याप्त है? आधे से ज्यादा बजट तो बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम के प्रचार में ही पोस्टर बनाने में ही जा रहा है। बोलने के लिए दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम्स के प्रचार में ही पोस्टर्स बनाने में ही लगाया जा रहा है। कब होगा ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन?
फिर देश की जनता भ्रम में जी रही है? क्यों निर्भया फंड अभी तक अंडर यूटिलाइजेशन में है? आखिर इस फंड को किस लिए यूटिलाइज नहीं किया जा रहा? या फिर भाजपा की कोई अलग ही इरादे हैं? दिन पे दिन गर्ल्स एजुकेशन बजट में कमौती होती जा रही है। क्या ये इसलिए है क्योंकि इन्हें लगता है कि अपराध शून्य तक आ पहुंचे हैं? बात अगर हम गांव, कस्बे, रूरल एरियाज की करें तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास है। हेल्पलाइन नंबर की पहुंच बस शहरों तक ही सीमित क्यों? महिला की सुरक्षा एवं शिक्षा जैसी नाजुक मुद्दे को जड़ से खत्म करने में भाजपा की सरकार आज तक असफल रही है। कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते खाते महिला हिम्मत तोड़ देती है। आखिर न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों? और इतनी बार तो केस को डिसमिस करके रफा दफा ही कर दिया जाता है। उस पीड़ित महिला का क्या जो हर रोज हर कदम पे समाज की ठोकर खाती रहती है और न्याय पाने के लिए भाजपा सरकार की और उम्मीद लगाए बैठी है। तो बीजेपी सरकार की प्रवक्ता मिस दिव्या जी क्या कहना चाहेंगे अब इन मुद्दों पर? मैं आम आदमी पार्टी की सरकार को बता दूं कि शायद निर्भया फंड का जिम्मेदारी राज्य सरकार में होती है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आपके ही राज्य में सबसे कम उपयोग होता है ये निर्भया फंड। ऐसा क्यों? और अगर दृष्टिकोण बदलने की बात की जाए तो एनईपी लागू करने जैसा बड़ा कदम शायद ही कोई सरकार उठा पाया होगा। देश के हर बालिक को महिला शिक्षा और सुरक्षा विकास का ज्ञान देना और हर महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ने के लिए शिक्षा देना सिर्फ हमारी सरकार ने ही एनईपी द्वारा करने का काम किया है। और आम आदमी पार्टी की तो क्या ही बात करें, कुछ अपराध हुए तो कुछ गलत हुआ तो इनका जवाब बस यही होता है कि हम तो केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। परंतु अगर कुछ भला हो जाए तो चिल्ला कर अपने पार्टी का प्रचार करने में पीछे नहीं उठते। और दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कैमरास लगाने में तो कोई पार्टी पीछे नहीं हटा है, कोई भी सरकार पीछे नहीं आई है। परंतु नॉर्थ ईस्ट जैसे पिछड़े राज्य में डार्क स्पॉट पर रोशनी डालने का काम भाजपा की शिक्षा प्रदान करने से महिला सुरक्षित हो ये जरूरी नहीं, और ना ही सरकार बदल जाने से। ये विषय में सरकार को बदनाम और सवाल करने से अच्छा देश के हर एक निवासी सतर्क और समझदार हो तो ना ही किसी सुरक्षा की जरूरत है और ना ही किसी सवाल जवाब की। ये मुद्दा हमारे घर की माँ बेटियों की मर्यादा की है। नियम हमारे समय में भी बनाए जाएंगे और आपके समय में भी, परंतु जब किसी महिला पर अपराध होगा सवाल सरकार पर उसके कंपटीटर उठाएंगे, मगर दुनिया देश के हर एक मर्द के नियत पर उठाएगा। धन्यवाद। तो इसी के साथ में सुरुचि सिंह मैं आखिर में आपके पास आना चाहूँगी और ये सब कुछ सुनने के बाद आप सभी को क्या बोलना चाहते हैं? अगर एक ओवरऑल एनालिसिस किया जाए कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा का स्तर कहाँ है, तो ज़रा अतीत में चलते हैं। पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानूनों की कमी थी जिससे अपराधियों में डर नहीं था। इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में महिलाओं को इन्फीरियर माना जाता था जिससे उनका शोषण होता था। पुलिस और प्रशासन महिलाओं के मामलों को गंभीरता से नहीं लेते थे जिससे न्याय में देरी होती थी। अगर हम वर्तमान के डेटा को देखें तो वर्तमान में निर्भया कांड के बाद कानूनों में सुधार हुआ है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अब भी चुनौतीपूर्ण है। डिजिटल युग में साइबर क्राइम और अन्य अपराधों में वृद्धि देखी गई है जिससे महिलाओं के सामने एक नई चुनौती खड़ी है। भविष्य में स्थिति को सुधारने के लिए कुछ उपाय किए जा सकता है, जैसे कानूनों का प्रभावी और तेज इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करना, महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सके। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाया जा सकता है जिससे महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा फिर से स्ट्रॉन्ग हो सकेगी। एक देश कितना विकसित है इसका आंकड़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस देश में महिलाओं की सुरक्षा का स्तर क्या है। विश्व में अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। जितनी सुधार की ज़रूरत राजनीतिक पार्टियों में है उतनी ही सुधार की ज़रूरत दरअसल हमारे समाज की सोच में भी है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि केवल एक इंसान या पार्टी के सहयोग से नहीं, बल्कि जब तक भारत का हर एक नागरिक अपना योगदान न दे तब तक महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
धन्यवाद। तो इसी के साथ ये पता चला कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं कार्यक्रम सबकी आवाज़, जिसमें आज हमने बात की महिला शिक्षा और सुरक्षा की। इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा मिस दिव्या शर्मा ने, कांग्रेस का पक्ष रखा मनिका छेत्री ने, आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलसुम खातून और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में अपनी बात रखी मिस रुचि सिंह ने। कार्यक्रम के अंत में आप सभी से सवाल यही है कि आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी भारत की महिला को अपनी शिक्षा और सुरक्षा के लिए अपने ही समाज से आज भी जंग लड़नी पड़ रही। परिस्थितियाँ बदली है, बहुत से कार्य किए गए हैं, लेकिन देश की इस आधी आबादी के हक और अधिकार के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अगले हफ्ते किसी और मुद्दे पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए नवोदय वाणी। धन्यवाद। चुप मांगे चुप है राजा, बोले कैसे वे राजा, बोले कैसे वे राजा, बोले कैसे वे राजा, बोले कैसे वे राजा, चुप मांगे चुप है राजा। को बताऊंगा कि जो पिछले 1 साल से हिंदी क्लब फंक्शन कर रहा है, उसमें हिंदी क्लब ने अभी तक क्या क्या किया है और इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, और इससे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या सीख पा रहे हैं, और जो हमारा मोटिव है कि हम लोगों को लर्निंग को और सिंपल करना है, चीज़ों को और अच्छे से लोगों को समझाना है, वो एक्चुअल में सक्सेसफुल है या नहीं है। तो हम लोग अभी बताएंगे आपको हिंदी क्लब के जो अचीवमेंट्स है। तो जो सबसे पहला काम है जो हिंदी क्लब के अंदर हुआ है वो है क्रिएशन ऑफ स्कूल मैगज़ीन। हिंदी क्लब ने 2 अगस्त को पिछले साल नवोदय वाणी का स्कूल मैगज़ीन जो है navodayawani.com उसको क्रिएट किया, और इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग कर पाया, और स्कूल मैगज़ीन ने हमारे स्कूल को बहुत ही अच्छा, मतलब हमारे स्कूल को प्रमोट करने में हेल्प किया है। जैसे स्कूल मैगज़ीन के थ्रू हम लोग स्टडी मटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जब टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, आप लोग जब नवोदय वाणी के वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन दिखेगा। वहाँ पे नोट्स एंड MCQ और जो भी स्टडी मटेरियल्स है, जितना हम लोगों के पास अवेलेबल था, जितना टाइम ने अलाउ किया, उतना हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड करके रखा हुआ है, जो कि कोई भी ईजिली एक्सेस कर पा रहा है। तो अभी हम लोगों को कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो हम लोग को हर जगह कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद के वेबसाइट, खुद के स्कूल के वेबसाइट पे इजीली इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो लोग अगर कुछ चाहे कि उनके पास कुछ स्टडी मटेरियल्स है, वो सब चीज़ें जो यहाँ पे अपलोड होनी चाहिए, जो बच्चों को ईजिली एक्सेसिबल हो, तो वो सब चीज़ भी यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ अभी तक मैं मानता हूँ कि हिंदी क्लब ने किया है वो है अप्लाइड एजुकेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग, इसको प्रमोट किया है। अप्लाइड एजुकेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग यानी कि चीज़ों को करके सीखना। तो चीज़ों को करके सीखने का जो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हमारा नवोदय वाणी का यूट्यूब चैनल। तो इसके थ्रू अब कहेंगे कि क्या ही मतलब अप्लाइड एजुकेशन क्या है इसमें। तो जो लोग क्लास 11 के और 12 के हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगा कि जो उनका हिंदी का सिलेबस का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन जो है वो जनसंचार माध्यम और लेखन है। तो ये जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें जर्नलिज्म के बारे में लोगों को सिखाना है, जर्नलिज्म के बारे में सबको बताना है, न्यूज़ राइटिंग क्या होती है, मैगज़ीन क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ये सब चीज़ें जो उन लोगों को सिखाना है, उस चीज़ों को सिखाने का एक सबसे आसान तरीका जो है वो है हम लोगों का नवोदय वाणी का चैनल, जिसमें हम लोग अप्लाइड एजुकेशन करते, मतलब हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को करके देखते हैं। वो कहते हैं ना कि किताब पढ़ के आप तैरना नहीं सीख सकते हैं, तो वही चीज़ है कि जैसे जो चीज़ों को करना चाहिए, जिस चीज़ को करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, जिस चीज़ों में बस बोलना है आपको
तो उस चीज़ों का आप बस थ्योरी कब तक पढ़ते रहेंगे? थ्योरी पढ़ते रहने से आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को जो आज तक कभी नहीं हुआ था, उस चीज़ को हिंदी क्लब ने पिछले 1 साल से किया है और बहुत सक्सेसफुली किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और सभी को अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। सभी लोग अभी भी कर रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते ही रहेंगे। और इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है जो हम लोगों ने किया, जो हिंदी क्लब ने किया, और इस एजुकेशन के साथ साथ जो एक अच्छा चीज़ है वो है कैप्चरिंग मोमेंट्स फॉर एवर। तो अब ऐसा नहीं है कि पिछले साल हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे में क्या किया था, पिछले साल हम लोगों ने रक्षाबंधन में क्या किया था और पिछले साल हम लोगों ने टीचर्स डे में क्या किया था, वो सब चीज़ों को हम लोग फिर से नहीं देख सकते हैं। ओब्वियसली देख सकते हैं। हम लोगों के स्कूल में जो पिछले साल से अब तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो सब जो है वो अच्छे से कैप्चर्ड है और ये हमेशा के लिए कैप्चर्ड है। आप अभी से 10 साल बाद कहीं जाएंगे फिर भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा स्कूल था, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ परफॉर्म किया था और उसके बाद अभी भी ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं, फैमिलीज को दिखा सकते हैं और ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ स्कूल कैंपस, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी क्लब की और टीम नवोदय वाणी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ए डे इन नवोदया, जो कि आज से 10 महीने पहले शूट किया गया था, उस वीडियो को अभी तक मतलब पिछले डे तक 1,60,000 लोगों ने देख चुका है। 1,16,000 जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है पिछले 10 महीने में। और इस चीज़ को, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा। उसके बाद अभी ऐसा है कि अब हमारा जो स्कूल है वो एक रोल मॉडल है। अब अभी भी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में यूट्यूब पे सर्च करेंगे। और अब जब स्कूल के बारे में यूट्यूब पे सर्च किया जाता है तो सबसे पहले जो वीडियो आता है वो हमारा वीडियो आता है। अब ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोगों को नवोदय विद्यालय के बारे में जानना है वो लोग कुछ और नहीं देखेंगे, वो हमारे स्कूल को देखेंगे। तो हमारा जो स्कूल है वो एज ए रोल मॉडल सभी के सामने प्रेजेंट किया गया है और मुझे लगता है इसके लिए आप सभी को ताली बजानी चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो हमारे स्कूल मैगजीन के थ्रू हमने अचीव किया है वो है प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी। तो अभी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आ रहा है, पोएम आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी इवेंट का आने का वेट करना है। कोई इवेंट आएगा, हम पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद वो लोग देखेंगे, हमें हमारा मतलब क्रिएटिविटी सबके सामने आएगा। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ आता है, आप कुछ कर सकते हैं, आप हमें बताइए, आप हिंदी क्लब के मेंबर्स को बताइए, आप सर को बताइए, वो सब चीज़ें नवोदय वाणी के मैगजीन पे पब्लिश की जाएगी और वो अभी भी किया जा रहा है, जिससे हम लोग जो बच्चे हैं उनके क्रिएटिविटी को हर किसी के सामने ला पा रहे हैं। और ये तो हो गया है कि हम लोगों ने पिछले पूरे साल में अभी तक क्या क्या किया है हमारे मैगजीन में। इसके बाद जो हमारा आगे का विज़न है, अभी से आगे तक जो हिंदी क्लब है उसका क्या विज़न है, पहला चीज़ है प्रोमोटिंग प्रैक्टिकल लर्निंग। तो हमने पहले ही आपको बताया कि जो नवोदय वाणी की टीम है और जो पूरी हिंदी क्लब है वो सब मिलके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन को और जो एक्चुअल में रियल लाइफ एप्लीकेशन रखता है उन चीज़ों को सिखाया जा रहा है। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा रहा है, लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि बोला कैसे जाता है। उसके अलावा मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ मीडिया एंड जर्नलिज्म, वही चीज़ है कि जो जर्नलिज्म है उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि न्यूज़ कैसे प्रेजेंट की जाती है, न्यूज़ हमारे सामने आती कैसे है और उसका यूज़ क्या है। ये सब चीज़ अगर हमें पता नहीं है तो हम लोग कभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या हम सही देख रहे हैं, क्या हम गलत देख रहे हैं और क्या हमें नहीं देखना है, क्या देखना है। इसके बाद जो है प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो टीम है पूरी, जो हिंदी क्लब है वो क्रिएटिविटी को प्रमोट कर रही है। और उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है हिंदी क्लब की वो है फन लर्निंग। हम लोग ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं। हर चीज़ को एक फ़नी वे में, एक इंटरेक्टिव वे में, जिसमें लोगों को मज़ा आए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ना है, जानना है, सीखना है, उसमें लोगों को मज़ा आएगा, वो लोग अपने आप से विलिंगली उस चीज़ को सीखना चाहेंगे। और ये सब चीज़ हिंदी क्लब करने में सक्सेसफुल रहा है। और इसके साथ मैं मतलब आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सभी ने इतने शांति से बैठ के इस प्रोग्राम को यहाँ तक देखा। हमारी जो हिंदी क्लब है उसकी पूरे प्रेजेंटेशन को आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया और इसमें कोऑपरेट किया। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने जो देखा उसका फीडबैक यहाँ आना चाहिए और इसके लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे रिस्पेक्टेड किरण शर्मा सर, पीजीटी केमिस्ट्री। तो सबसे पहले किरण शर्मा सर को यहाँ पे बुलाएंगे, फिर डे सर आएंगे और लास्ट में मैडम पल्लवी हजारिका। पहले तो मैं आज के जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे डॉक्टर सुमित सर और उनके जो वॉलंटियर्स हैं हिंदी क्लब के,
उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से अपना प्रेजेंटेशन यहाँ किए और रियली इट इज अ great achievement for our Vidyalaya, as Sonu Mahato said that more than 1 lakh viewers for particular YouTube Navodaya Bani. It is a great achievement and it is only because of leadership of Sumit sir and the volunteers of Hindi Club. मैं देखा हूँ कि आपका बच्चे पॉलिटिकल लीडर का रोल अच्छे से निभा रहा था और जो इशू है वो इशू जो पहले भी बोर्ड पर डिस्कस हो चुका है, टीवी में भी देखा हूँ मैंने, उसका कोई सॉल्यूशन इंडिया में होना थोड़ा मुश्किल होने लग रहा है, कुछ समय लगेगा थोड़ा। लेकिन जैसे श्यामा साहब ने बोला, मैं भी ये उससे सहमत हूँ कि अपना जो बच्चे याद कर ही नहीं, सब अच्छे बोलने वाले बच्चे हैं और प्रिपरेशन भी किया है अच्छे से, और जब बोलता था तो एक्चुअली एज फार एज पॉसिबल वो लोग विदाउट सीइंग द पेपर अगर बोला तो और अच्छा होता। ये भी बहुत अच्छा बोले हैं और मैं ये सोचता हूँ कि जो टीवी पे जो होता है ये लेकिन सही नहीं लगता है कि एक का बात टोकने दूसरा वाला चिल्लाते रहते, यहाँ ये अगर नहीं होता तो और बेटर होता, क्योंकि थोड़ा पोलाइट वे में आपने इस तरह डिबेट या डिस्कशन फॉरवर्ड करने के लिए आप देख सकते हैं, उसमें इंडियन वाला जैसे नहीं होता, तो हम अगर बच्चों को ये अगर दिखाने से और ज़्यादा बेटर होगा कि ये एक का बात को टोकने के लिए चिल्लाएगा, एक दूसरा हल्ला करेगा। ये भी जो भी हो, जो भी किया बच्चे ने तो जो इंडिया में देखा उसी को रिप्रेजेंटेशन किया। I saw him giving time. I saw him motivating the students, teaching different things to make this show possible. So, really, he deserves big congratulations. And whatever items were presented, very wonderful program. All the items, right from the Gora Badal recited by him, the debate presentation, the achievements, and the song. All were wonderful. However, I really want that the club activities and the Hindi clubs of Navodaya, of Tinsukia, does much better. So, therefore, I would like, if he don't mind, I would like to give one small suggestion, sir. No doubt, sir has got a lot of talent, but the way he delivers things, the way he presents, the way he anchors, it's really remarkable. And I want that the skill, the remarkable, the presentation skill which he has, that skill should be inculcated in the students as well. So the anchoring part, sir, that which you did, that would have been better if any child or any student would have done that. And I hope all of you will agree with it. Next, the debate. It was really well, and the students, they have prepared in a short time, and therefore they couldn't, maybe they couldn't by-heard it, and the dialogues definitely were very long, so it's not possible on their part. So we can understand it. The rest is fine, and they are all children, and I'm sure in the next presentation they will surely improve. And the achievements, definitely there is lot more. Only few achievements are shown over here, but there are so many direct, indirect, so many achievements are there of Hindi club. So overall it was very fantastic, and Navodaya Vani, whatever Navodaya Vani have done for JNV Tinsukia, whatever we say, it's not sufficient actually. Navodaya Vani has done a lot to uplift or to highlight, to bring forward, to showcase the talent of Jawahar Navodaya Vidyalaya Tinsukia. जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन था कि ज़्यादातर सारे प्रोग्राम अगर सोनू महतो को छोड़ दिया जाए तो हम सिविक्स में पढ़ाते हैं, तो डेमोक्रेसी कहती है कि जब तक फुल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक इक्वालिटी नहीं आएगी और तब तक हमारा प्रजातंत्र सही प्रजातंत्र नहीं कहलाएगा।
तो आगे से हमारे जितने भी प्रोग्राम होंगे, जितने भी क्लब हैं, टोटल 17 क्लब हैं, तो सब में लड़कों का भी पार्टिसिपेशन होगा, उनका भी भाग होगा। और उत्साह ऐसा दिखना चाहिए कि उत्साह केवल वहाँ पे नहीं होना चाहिए जब आप माइक पकड़ें, तो यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन में सिर्फ लड़कियाँ नहीं, हम हमेशा लड़कों को ही देखना चाहते हैं। रही बात डिबेट की, तो डिबेट में सही बात है कि कुछ चीज़ें, जो चीज़ें हमको गलत लगती है अगर मैंने चैनल पे, तो हमें उसको हटा के अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए। और बच्चों ने बहुत उत्साह से किया और सही में लग रहा था कि हम आज तक चैनल देख रहे हैं। प्रश्न मैम ने उठाया है, कुछ सुझाव आया है, उन सभी पर टीम नवोदय वाणी गौर करेगी। और जैसा कि मैम ने कहा कि केवल लड़कियों का पार्टिसिपेशन हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इस 1 घंटे के प्रोग्राम के पीछे 1 महीने की मेहनत होती है, और उस 1 महीने की मेहनत में कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, अगर इसकी जानकारी चाहिए तो ऑन द रिकॉर्ड है। यहाँ आप देख रहे हैं मेरी पूरी टेक्निकल टीम बैठी है, बाहर भी कुछ बच्चे बैठे हैं, सारे बॉयज हैं। लेकिन जो काम जिस व्यक्ति से अच्छी तरीके से हो पाता है, तो टीम वही निर्णय लेती है कि ये काम उसी को दिया जाएगा जो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। जितने भी हमारे मेंबर्स थे, जितने भी क्लास 8 से लेकर के क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12 के सभी स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा सा लेकर के बड़ा सा सहयोग दिया, उन सभी के प्रति अपना हम हार्दिक आभार ज्ञापित करते हुए इस आश्वासन के साथ कि अगले बुधवार को सीसीए प्रोग्राम होगा और उसके नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर से एक क्लब एक्टिविटी के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।